अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की महफिल यानी कि 72वें गणतंत्र दिवस 2021 और 26 जनवरी 1950 ये एक दिन था जब उस दिन को इसलिए मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि धर्मनिरपेक्षता और सेक्युलरिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता जो भारत को कहा जाता है, उसके सबसे बड़े कारण यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के बंधारण को अमल में लागू किया गया था। लोकतंत्र का सबसे जो मजबूत पक्ष है वो ये कि यहाँ पे जनता सर्वोपरि होती है, यानी कि जनता का फैसला आखिरी रहता है। और आज की इस महफिल में हम एक अजीम शख्सियत को हम याद ना करें तो भारत के इतिहास के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जिन्होंने मानवीय मूल्य यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ को सबसे सर्वोपरि रखा, अपनी जितनी भी राजनीति रही, अपना इतिहास रहा और भारत का जितना भी इतिहास है उसमें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइन एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन के सबसे बड़े पॉलिसी मेकर, शब्दों के पिता और एक फाइन जर्नलिस्ट। मैं बात कर रहा हूँ देश के आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह। अफसोस की बात यह है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हमने इतिहास में पढ़ा है, लेकिन मौलाना आज़ाद के इतिहास को हमने नहीं पढ़ा है। ये हमारी सबसे बड़ी कमनसीबी ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को तो इतिहास में पढ़ा है, लेकिन उनका इतिहास सही से नहीं पढ़ा। हमने मौलाना आज़ाद को एज ए पॉलिटिकल लीडर उनको याद किया, हमेशा एक राजनेता के तौर पर हमने उनको याद किया है, लेकिन हमने उनको एज ए फाइन एजुकेशनिस्ट, एज एन इंस्टीट्यूशनल फाउंडर यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के संस्थापक, बहुत बड़े विचारक के तौर पर हमने उनको कभी याद नहीं किया। ये हमारी सबसे बड़ी कम नसीबी है। मौलाना आज़ाद को इतिहास इस वजह से याद करता है, उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने मानवीय मूल्यों को सबसे सर्वोपरि रखा। और मौलाना आज़ाद के मूल्यों को पढ़ने के लिए, उनके इतिहास को अभी दोहराने के एक अंश के लिए भी, 1% का इतिहास भी दोहराने के लिए हमने अगर कोई ताकत नहीं की, हमने अगर कोई कौशल्य विकसाने की कोशिश नहीं की, तो फिर जनतंत्र में से जन का खात्मा निश्चित है और तंत्र तो वैसे भी खराब है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि यहाँ पे जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और जनता का फैसला सर्वोपरि होने का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बैकवर्ड पीपल यानी कि जो पिछड़े हैं उनको जिस तरीके से हक दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। खैर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात हो रही थी तो वो कहा करते थे कि पीपल, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, I am a part of the indivisible unity that is Indian nationality. I am indispensable to this noble edifice, and without me this splendid structure of India is incomplete. I am an essential element which have gone to build India, and I can never surrender this claim. Ever, never surrender this claim. मौलाना आज़ाद कहते हैं कि मैं मेरे अंदर के भारत को कभी किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा, ये मेरे उसूल है। इस पूरे कोड को जो इंग्लिश में पढ़ा गया उसका मतलब ये होता है कि मौलाना आज़ाद कहते थे कि भारत के लिए मेरा होना उतना ही ज़रूरी है जितना ही भारत के लिए मेरा होना ज़रूरी है। अगर इस कोड को भी हम नहीं समझ पाए, और हमारी कम नसीबी के हम समझ नहीं पा रहे हैं अब भी, एक नेशनल लेवल की लीडरशिप की कमी, एजुकेशन में बैकवर्डनेस, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट तो सब जानते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन सी गवर्नमेंट ने नहीं किया ये हमारे सामने है। अब हमें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं कि किस गवर्नमेंट ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, हमें सब जानने के बावजूद भी उसी पाले में गेंद को डालना ये हमारे सबसे बड़ी नाकामयाबी की मिसाल है। इससे बड़ी नाकामयाबी हमारी नहीं हो सकती। बात निकली है तो
जहाँ से हमको टारगेट करना शुरू कर दिया, जिस तरीके से हमें टारगेट करना शुरू कर दिया गया, यानी कि 1947 के बाद आप देखिएगा जितने भी बड़े बड़े नरसंहार हुए, अगर हमारे पास ये ताकत, ये बोलने की क्षमता अगर नहीं है तो फिर हमें चाहिए कि जनतंत्र में से जन का विश्वास खत्म हो जाना चाहिए और तंत्र का विनाश होना तो संपूर्ण होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए बोलने की ज़रूरत है, लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंक्विजिटिव बनना है, मुतजस्सिस बनना है, हर चीज़ में से कुछ ना कुछ चीज़ खोजने की कोशिश करना है, बहुत सारे संसाधनों में से हमें निकालने की कोशिश करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। खोजना बंद कर दिया तो इसका मतलब होगा कि पढ़ना भी बंद कर देंगे, और पढ़ना बंद कर दिया तो फिर लिखना भी बंद हो जाएगा, और फिर लिखना बंद कर दिया तो फिर हम सब जानते हैं कि बोलना भी बंद हो जाएगा, और फिर बागों में बाहर तो फिर सपने ही रह जाएंगे वो बागों में बाहर के, आगे तो कोई फ्यूचर। उस कौम की सबसे बड़ी नाकामयाबी वो होगी कि हम अपने प्रेजेंट में अपने भविष्य को सुधारने के लिए हम अपना इतिहास बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रेजेंट कुछ नहीं है, हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल नहीं है, इसीलिए हम इस हाल में और इस समय में हम अपना इतिहास चिल्लाते हैं। 70 साल से हमें बताया जाता है कि हमारे आबा व अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी, हम सब जानते हैं, लेकिन उसका 1% भी हमारे अंदर ये नहीं है कि हम अपने फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं। इंक्विजिटिव बनना है, हमेशा मुतजस्सिस बनना है कि क्या कुछ नई चीज़ हमें देखने को मिल जाए। और जिस वर्ड को लेकर हमें सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया वो था सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का विरोध नहीं है, लेकिन सेक्युलरिज्म का शिकार नहीं होना था, सेक्युलरिज्म को अपनाना था, धर्मनिरपेक्षता को अपनाना था, उसका शिकार नहीं होना था। उस शब्द को लेकर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां बेलने नहीं देना था। ये आज के दौर की सच्चाई है और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में हमें गुरेज नहीं होना चाहिए। और एक अहम बात और कि हम जिस सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, किसी बड़े 3-4 जो अभी के लीडर हैं उनको बीजेपी की बी टीम कहने वाली हमारी कौम राहुल गांधी के सलाम करने को ही सबसे बड़ा सेक्युलरिज्म समझती है। ये सच्चाई है आज के दौर की कि हम उस चीज़ को सेक्युलरिज्म समझते हैं। अगर राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में सलाम कह दी तो दुनिया का सबसे बड़ा सेक्युलर इंसान वही है, और हमारी अपनी बीजेपी की बी टीम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फेक न्यूज़ और हमारे अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सच्चाई ना जानने की सबसे बड़ी वजह यही है। व्हाट्सएप पे आया हुआ इतिहास अगर पढ़ेंगे तो यही हाल होना है, क्योंकि एक डरा हुआ नागरिक, एक डरा हुआ पत्रकार एक मरे हुए लोकतंत्र का निर्माण करता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और जिस तरीके से इतिहास को पढ़ा जा रहा है अभी व्हाट्सएप पे, उसके बदले हम कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर को जानना चाहते हैं बिना कश्मीरी के। अशोक कुमार पांडे साहब की एक किताब है कश्मीरियत, उसको ज़रूर पढ़िएगा, फिर समझ में आएगा कि कश्मीर का असल इश्यू क्या है। लीडरशिप की बात करते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, NRCC बहुत बड़ा आंदोलन सफल रहा, लेकिन वहाँ से हम ऐसे लीडर नहीं चुन पाए जो नेशनल लेवल पर हमारी सदारत कर सके। किसान आंदोलन, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको गुजराती में कहते हैं कि टेकाना भाव, उसके अंदर उसके प्रोडक्शन की लोग मांग कर रहे हैं। वहाँ से कितने सारे किसान नेता निकल कर आए, राकेश टिकैत से लेकर योगेंद्र यादव और जितने भी बड़े लीडर वहाँ से निकल कर आए, वो उनके सबसे बड़े सक्सेसफुल आंदोलन की निशानी है। हमारे लिए ऐसा नहीं है। 4 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। विधायक होते तो 4 घंटे में बिक जाते, क्योंकि जमीन और जमीर में बहुत फर्क होता है। जमीन बेचने में और जमीर बेचने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और एक बड़ी किताब का मैं नाम लूंगा आज की इस बात को ख़त्म करते हुए, जिसको पढ़ने अब बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। क्या कुछ करना नहीं चाहिए था हमें और अब क्या कुछ करना है, उसके लिए NDTV इंडिया के मैनेजिंग एडिटर और देश के वरिष्ठ पत्रकार 2019 में एशियाई नोबेल अवार्ड माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित श्री रवीश कुमार की किताब है बोलना ही है। उसका इंग्लिश में उसका एडिशन है, उसका नाम है फ्री वॉइस, उसको ज़रूर पढ़िएगा। और बिना किताब पढ़े हम ये चाहें कि हमारे बागों में बाहर के फिर सपने ही रहने वाले हैं, फिर कभी बागों में बाहर नहीं होंगे।
और रब कायनात के सामने रुजू करना है। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि एक कतरा भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, आपने देखा नहीं आँखों का समंदर होना। फिर जब आँखों का समंदर जिस दिन होगा, फिर उस दिन बागों में बहार ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।